आप ना बहुत देर से पढ़ाई कर रहे थे, तभी अचानक से आपके पेट में गुड़गुड़ हुई, मतलब भूख लगी, तो आपने पिया जी को नहीं बताया, आपने जा करके फ्रिज में से देखा कि खाना है या नहीं कुछ खाने के लिए। तो आपको वहां फ्रिज में अनफॉर्चुनेटली कुछ भी नहीं मिला, तो आपने अपनी मम्मी से बोला मम्मी मेरा खाना निकाल दो, मतलब किचन में तो खाना था ही, क्योंकि किचन में रख रखा है, फ्रिज में नहीं है। तो खाना जब निकाला, फिर आपने खाना खाया, तो आपके अंदर डबल एनर्जी आ गई, तो आप पढ़ने लग गए अच्छे से। तो मैंने ये सवाल पूछा आपसे आकर के कि एक बात बताओ कि जैसे खाना खाया ये एनर्जी कहाँ से आ गई, क्या कोई जादू है? तो आपने बोला ऐसा थोड़ी ना होता है, एनर्जी आती है वो तो आ गई अपने आप। मैंने कहा कैसे आई ये तो बताओ। तो अगले दिन हुआ क्या, जब स्कूल में गए ना, तो यही टॉपिक, इत्तेफाक से यही टॉपिक डाइजेशन वाला स्कूल में चल रहा था। बट वहां पे आपको कुछ समझ नहीं आया, तो आपने क्या किया, यूट्यूब पे आए और सर्च किया SN1 लर्निंग डाइजेशन। तो यहाँ पे आकर के आप मेरी वीडियो को देख रहे हो, इस एपिसोड को, और ये एपिसोड नंबर 2, जिसमें हम हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन मतलब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको हम इस तरह से सीखने वाले हैं ना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, कि कभी किसी ने आपको नहीं सिखाया होगा इस तरह से। एंड आज के बाद आप यूट्यूब पे कभी सर्च नहीं करोगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, आपको जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं इसको इतनी डिटेल में पढ़ाने वाला हूँ कि एक छोटा बच्चा अगर उसको बुला के लाओगे ना यहाँ पे कि देख ये वीडियो देख, तो वो भी समझ जाएगा ह्यूमन डाइजेशन को। इतना आसान है ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा आसान है। और एनसीईआरटी तो मत पढ़ना है इसमें, मैं तो बोलूंगा अगर ऊपर ऊपर से पढ़ना है अगर मान लो एनसीईआरटी, तो एपिसोड देखने के बाद पढ़ना, अभी मत पढ़ना, क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। कभी कुछ आ जा रहा है, कभी सलाइवा आ जा रहा है, कभी स्टमक आ जा रहा है, कभी स्मॉल इंटेस्टाइन पता नहीं क्या कर देते हैं, कुछ भी उल्टा पुल्टा हो रहा है, समझ ही नहीं आ रहा। तो अगर हम इसको अपने ध्यान से एकदम पढ़ेंगे तो हमें सब कुछ समझ आएगा। तो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन में सबसे पहले ये बात कर रहे हैं अमीबा की, फिर पैरामीशियम की बात कर रहे हैं, एंड उसके बाद हमारी बात कर रहे हैं, मतलब हम इतने महान, और हमारी बात लास्ट में की जा रही है, कमाल की बात है। देखो ये जो चैप्टर है ना, इसमें आपको ना नोट्स भी पढ़ना होगा थोड़ा, मतलब ये नहीं कह रहा कि वर्ड टू वर्ड पढ़ने की जरूरत है, बस एक बार नोट्स को देख लेना। तो शुरुआत करते हैं कि अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, यानी अमीबा अपना खाना कैसे खाता है वो देखते हैं। तो इसको ना ऐसे बोरिंग तरीके से समझेंगे कि ये लिख दिया करके, ये तो आप नोट्स में देख लेना, जो जो मेन मेन वर्ड होंगे वो मैं लिखवाऊंगा। हम ये देखेंगे कि डायग्राम वाइज इसको कैसे समझाया, मतलब आज का जो ये एपिसोड है ना, इसमें ज्यादातर डायग्राम से ही सब कुछ समझाया जाएगा। तो देखो जो अमीबा है, अगर डायरेक्ट अमीबा की बात करें, तो हमें एक चीज पता है कि जो अमीबा है, अमीबा अमीबा व्हाट इज अमीबा? अमीबा इज अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म दैट हैव नो डेफिनेट शेप एंड साइज। हाँ सही बोला। तो अमीबा का समझ नहीं आया, तो अमीबा का शेप और साइज फिक्स नहीं होता, ये बात हमें पता है। एंड अमीबा यूनिसेलुलर होता है। एक चीज ये और है कि जो यूनिसेलुलर होते हैं ना, जैसे इसमें पैरामीशियम का एग्जांपल भी दे रखा है, तो जितने भी यूनिसेलुलर होते हैं, हो सकता है कि वो जो फूड है अपने इंटायर सरफेस, मतलब कहीं से भी ले सकते हैं भाई। जैसे एग्जांपल अमीबा कैसा होता है, इसका कोई शेप थोड़ी ना होता है, जैसा मर्जी वैसा बना दो, टू 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 बन गया। तो ये जो अमीबा है, ये इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस है, कोई फिक्स शेप तो है नहीं। ये अगर मान लो यहाँ फूड है, यहाँ फूड है, ये फूड है, तो ये यहां से भी ले सकता है, अगर फूड यहाँ होता तो ये इधर से भी फूड ले लेता, यानी कि बॉडी की इंटायर सरफेस से ले सकता है। क्वेश्चन आ रखा है इसलिए मैंने बोला ये इंटायर सरफेस। तो ये जो है इंटायर सरफेस, जब इसने फूड लिया, आपको ना देखो ये जो चैप्टर है इसमें आपको ना डीपीपी वगैरह जब मिलेगी ना, तो उसको जरूर सॉल्व करना। एंड जो आंसर्स है उसके आप ना गूगल पे सर्च करके देख सकते हो, क्योंकि इतने कॉमन क्वेश्चन हो गए ना कि गूगल पे आराम से मिल जाएगा उन सबके आंसर। तो डीपीपी में क्वेश्चन जरूर देखना और खुद आंसर लिखने की कोशिश करना, तब जाके गूगल पे सर्च करना, ऐसे नहीं। तो न्यूक्लियस जो है उसने क्या न्यूक्लियस, उसने न्यूक्लियस जो है वो बीच में होता है अमीबा, मतलब अमीबा तो फिक्स शेप नहीं है। फूड, आप तो फूड के बारे में बता रहे थे, हाँ। तो ये है फूड पार्टिकल्स, फूड पार्टिकल्स की ये खाना कैसे खाता है। अब ये बोलेगा मुझे प्लेट दे दो और मैं उसमें खाऊंगा, ऐसा नहीं होगा। ये क्या करेगा, इसके अराउंड, जैसे ये फूड है तो ऐसे गले लगा लेगा फूड को, गले लगा लेगा। कैसे, अगला स्टेप क्या होगा, ये फूड यहाँ पे आ जाएगा, मतलब फूड यहाँ आ गया, एक्चुअल में फूड नहीं आया, यही फूड के पास गया है। तो फूड को इसने लगा लिया गले, एंड ये इसका न्यूक्लियस है। अब ये क्या करेगा ना, नेक्स्ट स्टेप में ये फूड को अंदर ले लेगा पूरा, पूरी तरह से एकदम, ये जूम, ये रहा फूड है, फूड बड़ा हो गया। तो ये जो फूड है अब इसने अंदर ले लिया, और जो इस जहां पे इसने रखा है, एक थैली बना करके रखा है फूड को, मतलब एक अंदर एक थैली बना ली इसने। और इस जो थैली है इसको हम कहते हैं फूड, फूड है ना इसमें, इसलिए फूड वैक्यूल।
वैक्यूल यानी थैली, फूड यानी खाना रखा है ना इसीलिए। अगर कुछ और रखा होता, अगर मान लो कुछ और, मान लो लूडो रखा होता तो लूडो वैक्यूल कहते, लेकिन फूड रखा है तो फूड वैक्यूल बोल रहे हैं। एंड ये जो है ये क्या है, ये तो फूड पार्टिकल है, ये तो फूड पार्टिकल है, फूड पार्टिकल। हाँ ठीक है, ये डायग्राम बनाने के लिए आ सकता है, एग्जाम में हो सकता है। देखो क्या बोलेंगे अब, ये जो फूड पार्टिकल है ना, अब जो फूड वैक्यूल में जब ये आ गया, इस थैले में आ गया, तो अब यहाँ पे ये फूड पार्टिकल डाइजेस्ट होगा ना। व्हाट इज डाइजेशन? डाइजेशन मतलब कि जो ये बड़ा बड़ा है ना, इसके टूट करके छोटे 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 एकदम टुकड़े हो जाएंगे, और इतना छोटा हो जाएगा ये कि मतलब ये दिखेगा ही नहीं। साइटोप्लाज्म में इस तरह से फैल जाएगा, इस तरह से साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगा कि अभी दिखने ही नहीं वाला। यानी ये रहा, ये अमीबा है। तो अब फूड दिख रहा, कहीं कहीं दिख रहा है, ये क्या बना रहा हूं मैं, ये अलग अलग, मतलब ये इसमें बिंदु टाइप के कुछ है, मतलब कैसे कैसे, तो पानी जैसा दिख रहा है ना, साइटोप्लाज्म में जेली जैसा होता है, तो वो सब है ये, ऐसे मान लो। बट मैंने ये तो नहीं बोला कि फूड दिख रहा है। अब फूड जो है वो पूरे साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो गया। डिफ्यूज मतलब समझते हो क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने यहाँ पे धुआं कर दिया, अब थोड़ी देर बाद वो धुआं ऐसे हो जाएगा पूरे कमरे में कि वो थोड़ी देर बाद दिखाई ही नहीं देगा, तो उसको कहते हैं डिफ्यूज होना। एंड डिफ्यूजन की प्रोसेस को हम पहले ही क्लास 9 में पढ़ के आ चुके हैं ना, हायर रीजन से लोअर रीजन में जाना किसी चीज का, इस डिफ्यूजन, ये सब पता है हमें पहले से ही। अभी तो 9th में पढ़ाया था, सेल, अमीबा, यूनिसेलुलर इज अमीबा एंड पैरामीशियम, ये सब एग्जांपल दिए थे कि नहीं वहां पे। तो ये तो अमीबा में न्यूट्रिशन हो गया कि किस तरह से होता है। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो गले लगा रहा है ना ऐसे करके फूड को, मान लो खाना आया ऐसा करके गले लगा रहा है खाने को, तो ये जो इसके हाथ है, ये जो इसके हाथ है जिससे ये गले लगा रहा है, इसको फूड को गले लगा रहा है, उसको हम कहते हैं सूडोपीडिया। क्या बोलते हैं? ये जो हाथ है जिससे ये गले लगा रहा है फूड को, जिससे गले लगा रहा है, उसको हम बोलते हैं सूडो, पी तो सही से बनाओ, सूडोपीडिया, विकीपीडिया नहीं, सूडोपीडिया। सूडो मतलब नकली, पीडिया यानी कि पैर हाथ ऐसा कुछ, तो नकली हाथ या नकली पैर, इसको हाथ की तरह इमेजिन किया, मतलब हाथ से गले किससे लगा रहा है खाने को, खाना आया आया खाना आया, अंदर ले लिया इसको, सिंचैन की तरह पूरा अंदर ले लिया खाने को। तो अब इसने सूडोपीडिया की मदद से इसने फूड को अंदर लिया, फूड वैक्यूल में लिया, एंड उसको साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज कर दिया, और अब वो एनर्जी बना रहा है। अब वहां से कुछ वेस्ट आएंगे, मतलब जो फूड है वो पूरा का पूरा डिफ्यूज हो गया ऐसा थोड़ी ना है, वहां से कुछ अनडाइजेस्टेड चीजें भी निकलेगी। तो जो अनडाइजेस्टेड यानी जो चीज जो डाइजेस्ट नहीं हुई है वो एक्सक्रिएट कर देगा, मतलब बाहर निकाल देगा उसको। और कहाँ से निकालेगा उसकी मर्जी, कहीं से भी निकाल सकता है, टूइंग करके, टूइंग 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 कहीं से भी निकाल सकता है ये। तो ये तो अमीबा में प्रोसेस हो गई। अब आप एनसीईआरटी को एक बार देख लेना, एनसीईआरटी नहीं भी देखो तो नोट्स को एक बार देख लेना कि किस तरह से उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि एग्जाम में अगर आया कि एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन की प्रोसेस को एक्सप्लेन करो अमीबा में, तो किस तरह से लिखना है वो आपको थोड़ा हिंट मिल जाएगा नोट्स में से, और एनसीईआरटी भी आप पढ़ सकते हो। बाकी पैरामीशियम को देखते हैं कि पैरामीशियम में कैसे होता है ये सब चीजें, फूड वगैरह। मतलब पैरामीशियम भी सिंगल सेल्ड होता है, ये बात तो ठीक है, पैरामीशियम भी सिंगल सेल्ड। बट बात ये है कि उसका शेप ऐसा नहीं है जो वो गले लगा सके, ऐसे करके गले नहीं लगा पाएगा वो, उसका शेप ऐसा है ही नहीं कि वो गले लगाए। तो अब हम देखेंगे पैरामीशियम में, पैरामीशियम, और इसमें क्या होता है भाई, पैरामीशियम जो है चप्पल जैसा होता है, चप्पल 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 जैसा, और इसके पूरे बॉडी पे सीलिया होते हैं। ये सीलिया क्या होता है? कुछ नहीं, आपने देखा है रोंगटे, हमारे रोंगटे खड़े होते हैं ना, इनके सीलिया खड़े होते हैं। सीलिया मतलब इनके जो बॉडी होती है उसकी पूरी बॉडी पर रोंगटे नहीं होते, सीलिया होता है। ये भी बाल जैसा स्ट्रक्चर, मतलब बाल की, मतलब उसका केमिकल अलग होता है, बट इसको आप रोंगटे से कंपेयर कर सकते हो। जैसे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जैसे मान लो किसी ने कोई बात बोल दी, ओए दुनिया खत्म होने वाली है, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, ऐसे इसके सीलिया खड़े हो जाते हैं। तो सीलिया है। अब ये क्या करेगा ना, इसके पास ना एक स्पोर्ट होता है, स्पोर्ट मतलब एक धब्बा टाइप का होता है, देखो ये तो इसका न्यूक्लियस है, तो इसके अंदर एक धब्बा होता है, धब्बा सा, उसके अंदर स्पेसिफिक स्पेसिफिक स्पोर्ट मतलब एक धब्बा टाइप का होता है, इसके अंदर ये फूड को ले लेता है, टेक फूड, इसके अंदर ये फूड को ले लेता है। बस इतना ही दे रखा है एनसीईआरटी में, इससे ज्यादा पैरामीशियम के बारे में कुछ है ही नहीं कि स्पेसिफिक स्पोर्ट में चला जाता है, ये कह दिया, एंड उसके बाद सीलिया के थ्रू होता है। मतलब ये स्पेसिफिक स्पोर्ट में जाता कैसे, टेक फूड, स्पेसिफिक स्पोर्ट में टेक फूड
बाय सीलिया। सीलिया की मदद से ये फूड को अपने अंदर ले लेता है। रोंगटे जो खड़े हो रहे हैं रोंगटे, उससे ये फूड अंदर ले रहा है, सोचो। एंड ये जो सीलिया होता है ना, ये लोकोमोशन, लोकोमोशन वर्ड क्या हो गया भाई, मतलब ये ऐसे समझो कि मूवमेंट के काम आता है। मतलब ये अपने रोंगटे से मूव करता है, ऐसे होता है। बाकी आप कुछ याद मत रखो, इतना सा याद रखो कि सीलिया जो है फूड को अंदर लेता है और फूड को कहाँ रखता है, वो एक स्पेसिफिक स्पॉट में रखता है, बस। और कुछ याद नहीं रखना है इसके अलावा। बाकी अब हम चलते हैं अपने ऊपर, यानी कि हम सीखेंगे कि हमारे अंदर जो हमने खाना खाया था ना, जो मम्मी ने खाना दिया था, मान लेते हैं दाल चावल दिया था मम्मी ने, दाल चावल आलू की भुजिया मुझे बहुत पसंद है, तो दाल चावल आलू की भुजिया जो मम्मी ने दी है, अब उसको जब हम खा रहे हैं तो हमारे अंदर एनर्जी आई। तो वो जब फ्रिज में गया, मतलब फ्रिज में नहीं, कहा गए थे, जब मैंने खाना खाया, मुंह में खाना लिया, जब से लेकर के पूरी एंड तक की प्रोसेस, सुबह क्या किया टॉयलेट में, वहां तक की प्रोसेस हम देखने वाले एकदम डिटेल में। तो उसी को हम बोलेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन। मतलब फूड ले लिया, एनर्जी भी तो निकालेंगे, तो उसी को तो न्यूट्रिशन कहते हैं, वही हम सीखने वाले हैं। और देखना, आप अगर ध्यान से सुनोगे ना मेरे, अब यहाँ से आप अटेंशन को बढ़ा लो। ये तो चुनने चुनने टॉपिक थे, इसमें कुछ खास था ही नहीं। अब अगर आप यहाँ से ध्यान से मेरे को सुनोगे ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम ह्यूमन का ऐसा क्लियर हो जाएगा ना, मतलब कभी आपने सोचा नहीं होगा कि इतने जो बड़े बड़े एनिमेशन है, बड़े बड़े क्या है, वो कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम को इस तरह से क्लियर नहीं कर पाएंगे जिस तरह से मैं कोशिश करूंगा आपको क्लियर करने की। तो ध्यान से देखना। तो हम चलते हैं किसमें, हम चलेंगे अपने शरीर के अंदर और घूमने चलेंगे और देखेंगे कि फूड कैसे कैसे कहाँ कहाँ जा रहा है। तो ध्यान से सुनना क्या हो रहा है। पहला, ये जो हम है, हम क्या है, हम होलोजोइक हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन, क्या बोल दिया, पिछली क्लास में पढ़ा नहीं था। हेट्रोट्रोफिक यानी कि फूड हम कंज्यूमर होते हैं तो ऑटोट्रोफ से फूड लेते हैं, एंड होलोजोइक यानी कि वो जो कि फूड को अपने अंदर डाइजेस्ट करते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं, उसे होलोजोइक कहते हैं, जिसमें अमीबा, पैरामीशियम और ह्यूमन थे, पिछले वाले एपिसोड में बताया था, है ना। तो अब हम देखने वाले हैं कि ह्यूमन के अंदर कैसे होता है चीजें। तो इसमें बेसिकली 5 स्टेप होते हैं ह्यूमन के अंदर, और ये 5 स्टेप ना हमने पहले भी पिछली क्लास में पढ़ रखे हैं, 6ठी 7वीं 8वीं के आसपास। तो कौन से स्टेप है, देखो मैं बताने जा रहा हूं आपको। ह्यूमन बीइंग्स में सबसे महान लोगों में, ह्यूमन बीइंग सबसे महान, स्मार्टेस्ट ह्यूमन बीइंग्स में न्यूट्रिशन की बात कर रहे हैं हम। न्यूट्रिशन, तो ध्यान से सुनना, होता क्या है। स्टेप्स होते हैं इसमें, कुछ स्टेप्स। कितने स्टेप्स, 5 स्टेप्स। पहला स्टेप ये है कि आपको फूड को इंजेस्ट करना है। इंजेशन, इंजेक्शन नहीं बोल रहा, इंजेशन यानी कि फूड को इंजेस्ट करना है, अंदर लेना है, फूड को अंदर लेना। प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इन माउथ इज कॉल्ड इंजेशन। फिर उसके बाद आप क्या करोगे, डाइजेशन, यानी कि आपने फूड को अंदर ले लिया, अब आप उसको छोटे 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 टुकड़ों में करोगे, डाइजेस्ट करोगे। देन उसके बाद डाइजेस्ट करने के बाद आप उसको करोगे एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब यानी कि अब उसका टुकड़े, वो छोटे छोटे टुकड़े हो गए, तो अब उसको आप अपने अंदर, अपने बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर सोख लोगे। तो एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन मतलब एब्जॉर्ब करोगे। फिर उसके बाद आप करोगे एसिमिलेशन। ना व्हाट इज एसिमिलेशन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन यानी कि आप जो एब्जॉर्ब किया हुआ फूड है ना, उससे आप एनर्जी को ऑब्टेन करोगे, एनर्जी आ जाएगी उससे आपके अंदर, जो अभी आई थी वो दाल चावल खाने के बाद। फिर उसके बाद नंबर 5 पे एसिमिलेशन है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन। फिर आप क्या करोगे, जो भी वेस्ट है, जो वेस्ट मटेरियल है, उसको सुबह सुबह जाकर के इंजेस्ट कर दोगे। इंजेशन, इंजेशन, उसको आपने इजेक्ट कर दिया, मतलब बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकालने की प्रोसेस इंजेशन। इंजेशन अलग होता है और इजेक्शन अलग होता है, याद रखना, दोनों सेम नहीं है। इंजेक्शन यानी कि अंदर लेना खाने को, और इजेक्शन यानी कि जो, हाँ ठीक है। तो ये सारी के सारी प्रोसेस है, स्टेप 5 स्टेप में डिवाइडेड है ह्यूमन बीइंग्स की न्यूट्रिशन। बट इसको ऐसे थोड़ा ना समझ आएगा, बस खत्म कर दूं इसको, नहीं। अभी हम एकदम डिटेल में जब जाएंगे, सारी बॉडी का हर एक एक कोना देखेंगे कि ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ये क्या है, क्या है, क्या है, कैसे कैसे कैसे, क्या है, क्या है, क्या है, तभी समझ आएगा। तो अब हम हेडिंग डालेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। वो यही, यहां से अब अपनी अटेंशन को फुल कर लो, बढ़ा लो, क्योंकि यहीं से सबसे इंपॉर्टेंट है, ये तो बच्चे वाली चीज है। ह्यूमन
डाइजेस्टिव, इसको ही मिटा देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है इसीलिए। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को समझने के लिए हमें उल्टा लटकना पड़ेगा और उल्टा लटक करके सीधा होना पड़ेगा। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, इसमें दो चीजें होती है। पहला पहला जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरी जो चीज होती है वो होती है एसोसिएटेड ग्लैंड्स। एलिमेंट्री कैनाल और एसोसिएटेड ग्लैंड्स। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है, व्हाट इज एलिमेंट्री कैनाल? इट इज नथिंग बट अ पाइप, मतलब एक पाइप जैसा स्ट्रक्चर होता है। देखो ध्यान से देखना। और वो पाइप शुरू कहां से होता है? माउथ से होता है, मुंह से होता है। तो ये शुरू हुआ पाइप, ये शुरू हुआ पाइप, शुरू हुआ। आप मेरे साथ बनाओगे तो आपको और मजा आने वाला, देखना। पाइप शुरू हुआ, हाँ ठीक है। देखो कुछ नहीं है, एलिमेंट्री कैनाल। देखो यहाँ पे मैं सिंपल तरीके से बताऊं, एक पाइप होता है, ठीक है। फिर वो पाइप आगे जाके थोड़ा चौड़ा सा हो जाता है, चौड़ा हो गया ये पाइप। फिर उसके बाद ये पाइप मुड़ता रहता है, मुड़ता रहता है, मुड़ता रहता है। फिर उसके बाद थोड़ा बड़ा हो जाता है। फिर उसके बाद ये पाइप जो है अपना ओपनिंग बाहर निकालता है। देखो यहाँ से एक ओपनिंग है, ये जो ओपनिंग है इसको हम कहते हैं माउथ। आप कह रहे हैं सीधा होता है? नहीं, सीधा नहीं, मैं मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखो माउथ, फिर ये जो वाइडेस्ट पार्ट है ना, इसको हम कहते हैं स्टमक। और जो ये ओपन हुआ है जहां पे, ये है एनस, बाहर का हिस्सा जहां से फीकल मैटर निकलता है। तो ये हो गया, ये तो माउथ वाला हिस्सा है। माउथ में हमारे मतलब फूड ऐसे करके आया। फिर इसके बाद शुरू से मतलब देखना, आप बनाओ मेरे साथ, आपको बहुत मजा आने वाला है। तो हमने क्या किया, देखो ये आया, फिर उसके बाद हमें दिखा एक क्या बोलूं, क्या बोलते हैं इसको, जे शेप। ये बना जे शेप्ड बैग, मतलब जे, एबीसीडी के जे अक्षर जैसा बैग है। फिर ये जो बैग है, देखो ध्यान से, ये इसमें ऐसे कर करके ये छोटा हो गया और मुड़ने लगा। तो ये जो है ना, ये छोटा जो मुड़ने लगा, इसको हम कहते हैं इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। मैं सबका नाम लिखूंगा, टेंशन मत लो, सब कुछ अच्छे से देखेंगे। ये थोड़ा ना ऐसा चित्र बना के भाग जाऊंगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चित्र बना के नहीं भागूंगा, ध्यान से सुनते रहो बस। ये देखो, जुम 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 zum 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 zum। ये हो गया स्ट्रक्चर। देखना ध्यान से, सुनना, सुनते जाना, देखते जाना आराम से। तो देखो ये पाइप शुरू कहां से हुई थी? ये पाइप यहां से शुरू हुई थी। ये कैनाल मतलब पाइप होता है, एलिमेंट्री कैनाल यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में जो कैनाल, जो पाइप होती है, ये पाइप ही तो है भाई, ध्यान से देखो। बस यही तो है कि पाइप कहीं पे मोटी हो जा रही है, फिर छोटी हो जा रही है, फिर मोटी हो जा रही है, यही तो है, और कुछ तो है नहीं। यहाँ पे भी एक ओपनिंग होगी, यहाँ पे भी एक ओपनिंग है, यही तो मैं समझा रहा था यहाँ पे। तो ये तो हो गया एलिमेंट्री कैनाल। बट इसमें एसोसिएटेड ग्लैंड भी तो है, सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल से थोड़ा ना काम चलने वाला है। तो एसोसिएटेड ग्लैंड कहाँ है, हमें तो दिख नहीं रही। तो मैं बताता हूँ, इसमें एसोसिएटेड ग्लैंड जो है आपको एक यहाँ पे दिख जाएगी, ये एक हो गई, और दूसरी एक और है, एक और है यहाँ पे, जो इसके अंदर डंडी सी जा रही है एक। ये है स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। पहले क्या हुआ, आपने पढ़ाई कर रहे थे, उठे, फ्रिज में गए, खाना नहीं मिला, मम्मी के पास गए, खाना निकाल के दिया, दाल चावल खाए। जब आपने चावल का एक और खाया तो वो आपके माउथ में, माउथ, और जो माउथ है हमारा, मुंह, तो उसके अंदर जो खाली जगह है उसको हम कहते हैं बक्कल कैविटी। व्हाट इज कैविटी? जो वो दांतों में होती है। कैविटी यानी खाली जगह, और बक्कल यानी मुंह में। बोले बक्कल उतार दूंगा तेरा, मतलब मारूंगा तेरे मुंह पे, उसको कहते हैं बक्कल उतारना। तो ये जो माउथ है यानी पूरा का पूरा आ वाला हिस्सा, जो डॉक्टर को दिखाते हो आ करके, वो तो माउथ, इसको हम कहते हैं बक्कल। बक्कल
कैविटी, मतलब ये एक खाली जगह है भाई, बक्कल कैविटी। एंड ये दाल चावल यहाँ पे आ गया है, इमेजिन करो दाल चावल भुजिया एक साथ है, यहाँ पे आ गए। हाय हाय, मुझे तो सुन के मतलब मुंह में पानी आ रहा है। मुंह में पानी, पानी यानी सलाइवा। हाँ अभी रुको बताऊंगा सब कुछ। माउथ यानी बक्कल कैविटी में आया, फिर उसके बाद ये खाना यहाँ पे आया, टुइन 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 टुइन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं ईसो। ओसो क्यों लिख रहे हो? अरे स्पेलिंग यही होती है इसकी, ओसोफेगस नहीं बोलते इसको, ईसोफेगस, ईसोफेगस। इसको बोलते हैं हम फूड पाइप। क्यों फूड पाइप क्यों बोलते हैं? अच्छा पानी की पाइप होते तो वाटर पाइप नहीं बोलते उसको, इसको फूड पाइप बोलो, फिर इसमें से फूड जा रहा है। अब ये फूड यहां से यहां आ गया, ईसोफेगस में आ गया, अब ये गिरेगा स्टमक में, टुइंग। तो स्टमक में कुछ मूवमेंट होंगे, जुम 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 जुम, जिसकी वजह से जो खाना है वो और पचने लग जाएगा थोड़ा, और कुछ एसिड्स भी रिलीज होंगे। कमेंट में बताओगे कौन सा एसिड रिलीज होता है? वैसे आगे पता ही चल जाएगा, अभी कमेंट कर दोगे तो सही रहेगा, नहीं तो आगे आप आंसर देख लोगे, है ना? नहीं मैं तो बिना आंसर देखे बताऊंगा। तो HCl जो एसिड, मैंने ही बता दिया वेरी गुड, अच्छी बात है। तो इसमें से एसिड जो रिलीज होता है उसकी वजह से और डाइजेशन अच्छे से हो जाता है। अब आगे क्या होगा? फूड जब यहाँ आ गया स्टमक के अंदर, इमेजिन कर पा रहे हो ना, सोच पा रहे हो? ये कुछ लोग कहते हैं कि ये पेट है, मेरा इतना बड़ा पेट है, लेकिन ये पूरा पेट नहीं होता, इसको एब्डोमेन बोलते हैं। और एब्डोमेन एरिया में इस साइड, लेफ्ट साइड नॉट राइट, लेफ्ट साइड, आप अपना लेफ्ट देखो कहाँ पे और वहां पे हाथ रखो, और वहां पे आपके इस तरफ लेफ्ट साइड, आपको वैसे राइट दिख रहा होगा वीडियो में, तो इस तरफ आपको स्टमक दिख रहा होगा। दिख तो नहीं रहा, मतलब है यहाँ पे स्टमक, दिख नहीं रहा। अब जो फूड है वो जब यहां से करके यहाँ स्टमक में आ गया, अब बारी है इसका थोड़ा सा और पिसने की, थोड़ा और पिसेगा ये, यानी थोड़ा सा और छोटा होगा। तो ये यहाँ पे होता जाएगा, यहाँ पे और पिसते 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 छोटा होते होते, मतलब अलग अलग इसके अंदर केमिकल काम करेंगे, अलग अलग एंजाइम्स काम करेंगे। एंजाइम क्या होता है? कुछ नहीं, जो केमिकल हमारे बॉडी के अंदर होते हैं जो जो फूड को छोटा कर देते हैं, उसे एंजाइम्स कहते हैं। तो इसके अंदर कई सारे एंजाइम्स है, फिर उसके बाद सारा का सारा यहाँ पे सारा डाइजेशन एब्जॉर्प्शन यानी सब हो जाएगा। फिर उसके बाद जो बच गया वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, ऐसे घूमते घामते। और ये जब ये घूम क्यों रहा है पता है? क्योंकि ये पानी जो फूड के अंदर जो पानी रह गया है ना, अब उसको एब्जॉर्ब कर रहा है। जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो फूड के अंदर पानी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सारा का सारा देखो क्या क्या है, यहाँ पे स्टमक है, स्टमक। पहले मैं बचपन में स्टमक को स्टोमच कहता था, तो मेरे को एक महान बच्चे ने आकर के बताया इसको स्टोमच बोलते हैं। क्यों? क्योंकि मैं हिंदी मीडियम में पढ़ता था तो मैं स्टोमच बोलता था इसको, बाकी आपको तो पता ही है। आप तो स्टमक के बाद कहाँ गया ये? स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। देन उसके बाद ये गया लार्ज इंटेस्टाइन, ये पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है भाई, लार्ज इंटेस्टाइन। और जहां पे इकट्ठा होता है ये सारा का सारा, जो कि फीकल मैटर जहां पे इकट्ठा होता है, फीकल मैटर समझ रहे हो ना, वही जो सुबह करते हो। तो फीकल मैटर जो है जहां पे इकट्ठा होता है उसको हम कहते हैं रेक्टम, 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 RECTUM, रेक्टम। एंड ये जो जगह है जहां से फीकल मैटर बाहर निकलता है उसे कहते हैं एनस, एनस, एनस। तो माउथ देखो, फूड कहाँ से स्टार्ट हुआ, मतलब माउथ से स्टार्ट हुआ, फिर उसके बाद ईसोफेगस में गया, फिर स्टमक में गया, फिर इंटेस्टाइन में गया। अब देखो ये दोनों क्या कर रहे हैं भाई, एक ये है एक ये है, ये दोनों क्या कर रहे हैं? तो देखो मैं एक बात बताता हूँ, जो एसोसिएटेड ग्लैंड होते हैं वो 3 होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड। नंबर 2 लिवर। नंबर 3 पेनक्रियास, पेनक्रियास। ये तीनों होते हैं सेलेवरी ग्लैंड। सेलेवरी ग्लैंड यहाँ माउथ के पास होता है, इधर इधर होता है सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड वहां पे होता है। एंड ये रहा अपना प्यारा सा लिवर, लिवर। और ये जो हिस्सा है ना, लिवर ना कुछ केमिकल्स बनाता है, उस केमिकल्स को बाइल कहते हैं। तो वो जो बाइल है, देखो ऐसा नहीं कि भाई अपना इतनी मेहनत से केमिकल बनाया एंड उसको वो छोड़ दे वहीं पे, मतलब कहीं भी अता पता ना हो और कैसे भी करके रख दे। अगर कोई इंपॉर्टेंट चीज है तो आप उसको कैसे रखोगे? ऐसे छोड़ दोगे क्या? नहीं ना, संभाल करके रखोगे, संदूक में रखोगे या थैली में रखोगे।
तो वैसे ये भी जो केमिकल बनाता है, लीवर जो केमिकल बनाता है जो कि इंपॉर्टेंट होता है डाइजेशन के लिए, उसको ये बाइल बोलता है। बाइल नहीं बोलता, बाइल बोलता है। एंड वो जो बाइल है उसको बाइल जूस भी कहते हैं। उसको वो इकट्ठा कर लेता है एक थैली में, जिस थैली को हम कहते हैं गोल ब्लैडर। अरे पित्त की थैली, लोग बोलते नहीं पित्त की थैली, पित्त की थैली कहाँ है तेरी, मारूंगा पित्त की थैली तेरी। गोल ब्लैडर मतलब जो भी है, गोल ब्लैडर, तो इसको गोल ब्लैडर बोलते हैं। ये स्टोर करता है बाइल को, बाइल को स्टोर करता है। अच्छा, तो ये क्या है भाई, ये है पैनक्रियास, पैनक्रियास। और ये भी कुछ एंजाइम देता है। ये जो लिवर है, लिवर जो अपना एंजाइम बाइल में इकट्ठा कर देता है, मतलब गॉल ब्लैडर में इकट्ठा कर दिया बाइल को, फिर यहां से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में देता रहता है अपने केमिकल्स, बाइल को देता रहता है। और पैनक्रियास भी अपने जो केमिकल्स है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में देता रहता है। तो इसीलिए स्मॉल इंटेस्टाइन जब इतने सारे लोग मदद कर रहे हैं, सोचो लिवर उधर से मदद कर रहा है बाइल जूस के थ्रू, एंड पैनक्रियास भी मदद कर रहा है उधर से, तो भाई आप खुद बताओ स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन अच्छा खासा नहीं होगा। तो फाइनल डाइजेशन यानी कि डाइजेशन की पूरी प्रोसेस अच्छे से कंप्लीट वहीं पे होती है, कहाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्योंकि भाई स्मॉल इंटेस्टाइन की कौन कौन मदद कर रहा है, पैनक्रियास और लिवर, दोनों मदद कर रहे हैं, दो दो जने मिलकर मदद कर रहे हैं, इतने पावरफुल। लिवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड, वो भी मदद कर रहा है इसकी। तो अब हम क्या करेंगे ना, एक एक चीज की, हर एक बॉडी पार्ट की एकदम डिटेल में जाएंगे, तभी समझ आएगा। ऐसे थोड़ा समझ आने वाला है। कि डायग्राम आपको वैसे बनाना है, क्योंकि ये कॉपी में बनाना बहुत जरूरी है। और ये एग्जाम में पूछा कैसे जाएगा, देखो डायग्राम दे देंगे एनसीईआरटी का, एंड बोल देंगे मतलब इसको हटा देंगे, ऐसे हटा दिया, और फिर उसके बाद यहाँ पे लिख देंगे एक्स। तो व्हाट इज एक्स, एक्स इज वो जो कि मेरे को छोड़ के भाग गई, ये वाली एक्स की बात हो रही है। तो ये कौन सा एक्स है, मतलब इसमें है क्या वो पूछेंगे। फिर पूछेंगे ये वाई कौन सा ग्लैंड है, या फिर क्या है वाई, ऐसे करके पूछ लेंगे। कुछ भी पूछ सकते हैं, उनकी मर्जी है वो। तो एक्स वाई करके पूछ लिया था लेबलिंग करने के लिए डायग्राम। बट अब हम एक एक चीज की डिटेल में चलेंगे तभी हमें समझ आएगा, ऐसे तो समझ आता नहीं है। तो हम एक एक करके जाएंगे। हम पहले ना ये देखते हैं कि फूड, जब हमने दाल चावल जो खाया वो माउथ में आया, दाल चावल खाया माउथ में आया, तो हमने कैसा लगाया, मतलब कैसा लगा हमें, वो चीज देखेंगे। तो माउथ के बारे में देखते हैं डिटेल में कि माउथ, भाई माउथ, माउथ कैसा होता है, व्हाट इज माउथ। ध्यान से सुनते जाना, अब सब चीज, अब असली चीज स्टार्ट हो रही है। कब से यही कह रहे हैं असली चीज स्टार्ट, भाई हर चीज असली है, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं। मतलब झलक हो रही है, ट्रेलर चल रहा है, फिर उसके बाद बुरी फिल्म आ रही है, तो उसमें क्या दिक्कत है। तो सबसे पहले हम देखते हैं माउथ के बारे में। माउथ, तो माउथ की अगर हम बात करें तो माउथ दिखता कैसा है, सपोज सपोज क्या हमें पता है कैसा दिखता है, ऐसे थोड़ी ना दिखते ही, ईची दिखते ही, ईची, ये माउथ, ये माउथ है, माउथ, प्यारा सा माउथ बनाते हैं, प्यारा सा माउथ। ध्यान से समझना, इमेजिन करके। ये क्या है, ये आपके दांत है, ये आपके दांत है, और इसके अंदर आपकी जीभ है, जो आप अपने दोस्त को जीभ चिढ़ाते हो, वो वाली जीभ। तो अब माउथ को देखते हैं एक बार। देख लिया, ऐसे नहीं देखना, इसको डिटेल में पढ़ना है। माउथ के बारे में क्या, पहली बात ये, माउथ से क्या कर रहे हो, फूड इंजेस्ट कर रहे हो कि नहीं, इंजेस्ट दाल चावल, इंजेस्ट दाल चावल, हमने फूड को इंजेस्ट किया। अच्छा, माउथ के अंदर क्या होता है, माउथ के अंदर दांत होते हैं और जीभ होता है ना, यही होता है ना, और कुछ होता है इसके अलावा। हाँ, एक ना घंटी सी लटक रही होती है पीछे ऐसे करके, ये पीछे ना एक घंटी सी लटक रही होती है, ये घंटी सी लटक रही होती है पीछे, उसकी बात नहीं कर रहा, उसका कोई रोल नहीं है। हाँ, उसका भी रोल है, बट उसको हायर क्लासेस में पढ़ेंगे 11 12 में, तो अभी से क्यों देखना। तो ये जो माउथ है ना, इसमें दांत होता है और टंग होता है। तो ये देखते हैं कि जो टीथ है, टीथ वो क्या करता है। पहले तो ये बताओ आपके कितने टीथ हैं, 32 नहीं है, 32 तो नहीं होंगे, एक बार कमेंट करके बताना कि आपके कितने टीथ हैं। ठीक है, कमेंट करके बताना, मेरे ख्याल से 24 के आसपास होंगे। टीथ का क्या काम है, जो कि 32 होते हैं, उसका काम ये है कि वो फूड को च्यू करता है और क्रश करता है। क्रश, मेरी क्रश मुझे छोड़ के भाग गई, अरे यार, च्यू मतलब क्रश वो नहीं, मतलब एक तरह से तोड़ना, कि खाने को उसने तोड़ा, मतलब स्मॉल कर दिया, छोटा टुकड़ा, मतलब काट दिया एक तरह से। तो टीथ ने ऐसा करा। और क्या है इसके अंदर माउथ में है टंग, टंग,
टंग से क्या करते हो बताना, खाने को क्या करते हो? हम ना जैसे बाहर से जब नींबू लेके आते हैं तो नींबू को चाटते हैं तो टंग का यूज करते हैं, ऐसे करके करके चाटते हैं। तो टंग का यूज कब कर रहे हैं? टेस्ट करने के लिए। हाय हाय, टेस्ट कर रही हो। और टेस्ट करने के लिए हमारे जो जीभ होती है, जीभ चिड़ा जीभ चिड़ा इसके अंदर होता है, इसके अंदर होते हैं कुछ रिसेप्टर्स, गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जिससे कि टेस्ट का पता चलता है। गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं इसके अंदर, जिससे टेस्ट का पता चलता है कि कौन सा टेस्ट है। मान लो किसी ने कड़वा करेला चखा दिया तो टेस्ट आएगा कड़वे वाला, नींबू चखा दिया तो नींबू वाला, और मान लो किसी ने एकदम नमकीन चखा दी तो नमकीन जैसा टेस्ट आएगा। तो अलग अलग टेस्ट होता है, गस्टेटरी रिसेप्टर होते हैं जो उसको पहचान पाते हैं। ये तो ठीक है। और क्या होता है? माउथ के अंदर यहाँ पे साइड में इधर और इधर 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 दोनों जगह यहाँ पे होता है सेलेवरी ग्लैंड। क्या होता है? सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड, सेलेवरी ग्लैंड। और ये क्या करता है? ये सलाइवा को रिलीज करता है। सलाइवा, सलाइवा ये क्या होता है? अरे वही सलाइवा जो तुम कहते हैं ना, जैसे आपके दोस्त ने कुछ बोला उल्टा तो आथू, ऐसी बात बोलेगा तो वही आथू जो है ना वो सलाइवा है। तो सलाइवा की बात हुई। सलाइवा जो है इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं सेलेवरी अमाइलेज, सेलेवरी अमाइलेज। इसका क्या काम है? ये एंजाइम क्या होते हैं पहले तो ये बताओ। एंजाइम इज कुछ नहीं, बस वो जो बड़े बड़े केमिकल्स होते हैं ना उसके टुकड़े कौन करता है? तो टुकड़े करने के लिए कोई तो केमिकल चाहिए, तो वो जो केमिकल चाहिए उसको एंजाइम कहते हैं। ये बायोकैटालिस्ट सेलेवरी अमाइलेज ये एंजाइम है। देखो एंजाइम को पहचानना है ना, तो जिसके भी लास्ट में एज लगाओ, एज, एज ज्यादातर ऐसे होता है, ASE लगाओ, वो एंजाइम है। एंजाइम मतलब बायो कैटालिस्ट, यानी कि जो बड़े टुकड़ों को छोटे कर देते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उसे कहते हैं। ये सेलेवरी अमाइलेज पता क्या करता है? इट इट कन्वर्ट्स कॉम्प्लेक्स शुगर, कॉम्प्लेक्स शुगर, शुगर क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट जैसा, कॉम्प्लेक्स शुगर इनटू सिंपल 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 शुगर। अच्छा, ये अमाइलेज का काम है, कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट करता है। और वो कॉम्प्लेक्स शुगर कौन सा पता है? स्टार्च, स्टार्च, चावल में स्टार्च है पता है, और उसको कन्वर्ट कर दिया सिंपल शुगर में, यानी कि माल्टोज, माल्टोज। बस सुनते जाओ, ध्यान रखने की जरूरत नहीं है इतना कि शुगर का नाम क्या होता है कि माल्टोज, स्टार्च। वो तो स्टार्च तो आपको याद रखना ही है क्योंकि वो मैंने पहले बता दिया था आपको पिछले वाले एपिसोड में स्टार्च के बारे में। स्टार्च देखो, जो चावल है वो कहाँ से आया? वो ऑटोट्रॉफ से आया, ऑटोट्रॉफ मतलब पौधे वगैरह, वहां से आया ना। तो उसने चावल मतलब चावल यानी कि फूड है उसका, उसका तो फूड था ना, उसको उसने स्टोर किया था स्टार्च के फॉर्म में और उसको हम खा रहे हैं। तो स्टोरेज ऑफ फूड, जो फूड स्टोरेज करता है, जिस फॉर्म में स्टोर करता है ऑटोट्रॉफ, उसको स्टार्च बोलते हैं, जबकि हम तो ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर करते हैं, ये मैंने बताया था पिछले बार। तो स्टार्च को उसने माल्टोज में कन्वर्ट कर दिया, यही इसका काम है। अब देखो यहाँ पे दो चीज हो रही है, दो तरह का डाइजेशन हो रहा है। एक तो यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है, एक हो रहा है केमिकल डाइजेशन। यानी जब आप मुंह से ऐसे खा रहे हो, मान लो आपको दाल चावल मिला, तो आप मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे हो, यानी कि आप मतलब उसको काट रहे हो, खुद मैकेनिकली काट रहे हो। मैकेनिकल मतलब कि मतलब किसी चीज की हेल्प से आप उसको काट रहे हो, दांतों की हेल्प से काट रहे हो कि नहीं, तो मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे हो। यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? मैकेनिकल डाइजेशन कर रहे हो। मैकेनिकल डाइजेशन बाय किसकी हेल्प से कर रहे हो? टीथ की हेल्प से कर रहे हो मैकेनिकल डाइजेशन। और केमिकल डाइजेशन भी कर रहे हो, केमिकल डाइजेशन भी कर रहे हो आप बाय सलाइवा, सलाइवा की मदद से आप केमिकल डाइजेशन कर रहे हो। तो यहाँ पे जो माउथ है ना, यहाँ पे मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है एंड केमिकल डाइजेशन भी होता है। आप देखो दाल चावल मुंह में था, लेकिन अब उसको आपने तोड़ लिया, जितना बार 32 बार चबाते हो उसको? नहीं, तो 32 बार कौन चबाएगा है? 5-10 बार चबाते हैं और फिर उसके बाद अंदर। अब अंदर आके ये कहाँ आ गया? पीछे होता है, वैसे इधर नहीं होता, साइड में पीछे होता है ईसोफेगस, आगे नहीं होता। देखो जब खाना जब फंस जाता मतलब
तो वो सांस की नली में ना चले जाए। तो मम्मी क्या करती है या घर में जो बड़े होते हैं वो क्या करते हैं, पीछे से पीठ थपथपाते हैं। आगे से क्यों नहीं थपथपा रहे भाई, पीछे से इसलिए थपथपा रहे क्योंकि पीछे ईसोफेगस है। उनको भी नहीं पता ये बात कि पीछे ईसोफेगस है, लेकिन हमें पता चल गया अब कि पीछे ईसोफेगस है, इसलिए वो पीछे थपथपा रहे हैं। तो अब हम पढ़ेंगे इसके बाद ईसोफेगस के बारे में कि ये ईसोफेगस में क्या हो रहा है। अब फूड जो है यहाँ से गया गया भाई गया, वो दाल चावल खा रहे थे ना, वो गया यहाँ से अंदर नीचे, और वो नीचे आ गया आप कहाँ पे, अपने ईसोफेगस में, फूड पाइप में आ गया। वो फूड पाइप में आ गया ईसोफेगस में। तो हम लिखेंगे अब ईसोफेगस, ओसोफेगस। ओसोफेगस नहीं बोलते रे, ईसोफेगस बोलते हैं, जिसको हम कहते हैं फूड पाइप। कैसा दिखता है, यहां से ऐसे आया था, यहां से आया था, ये ईसोफेगस है, और ये अगला वाला तो स्टमक है, अगला वाला तो स्टमक है, इसको तो हम बाद में बना ही लेंगे, इसकी क्या टेंशन है। तो ये ऐसे करके ये जो ये वाला हिस्सा है, ये पूरा का पूरा, इसको हम कहते हैं ईसोफेगस। ईसोफेगस, तो ईसोफेगस जो है उसके मसल्स में, ये जो ईसोफेगस है इसको थोड़ा सा जूम करते हैं, इधर लेके आते हैं, जूम जूम। तो इसके अंदर क्या होता है ना, कुछ ना लाइनिंग होती है मसल्स के अंदर, कुछ केनाल्स, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो लाइनिंग होती है मसल्स के अंदर, एक लाइनिंग होती है इसके अंदर, मतलब यहाँ मसल्स है। तो ये मसल्स क्या करते हैं ना, ये कॉन्ट्रैक्ट होते रहते हैं रिदमिकली। लाइनिंग ऑफ केनाल्स जो है, जो केनाल समझते हो ना, पाइप, ये जो पाइप है इसकी जो लाइनिंग है इसमें मसल्स होते हैं। लाइनिंग ऑफ केनाल्स हैज मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट करते हैं रिदमिकली, रिदमिकली मतलब टाइम टू टाइम, रिदमिकली टू पुश फूड फॉरवर्ड। समझा तो दो, समझा रहा हूं भाई, पहले लिखो तो सही। देखो तो होता क्या है कि इसके अंदर कुछ मसल्स होते हैं, मतलब जो हमारा जो ईसोफेगस है, ये जो पीछे 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 ईसोफेगस जो है हमारा, उसके अंदर कुछ मसल्स होते हैं। वो मसल्स क्या करते हैं ना, वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जुम्बा रे जुम्बा रे जुम्बा, ऐसे मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जुम 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 जुम, कॉन्ट्रैक्ट करते रहते हैं। मतलब पिचके खुले पिचके खुले पिचके खुले, ऐसे करके पिचके खुले पिचके खुले पिचके खुले ऐसे होते रहते हैं। ये ऐसे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि जो फूड है ना, ताकि वो जो फूड है जो आया है ऊपर से दाल चावल, उसको हम आगे कर सके, आगे आगे फॉरवर्ड पुश कर सके। तो यही तो लिखा है कि लाइनिंग ऑफ केनाल, जो इसकी जो लाइनिंग है इसमें मसल्स होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट करती है रिदमिकली, टाइम टू टाइम कॉन्ट्रैक्ट करती है, ताकि वो पुश कर सके फूड को जुम 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 आगे, ताकि फूड जो है आगे पुश होता रहे। तो इसीलिए तो ये जो मूवमेंट है ना, जो ये हुई है रिदमिकली टू पुश फूड फॉरवर्ड, इज कॉल्ड पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या फिर इसको पेरिस्टालसिस भी बोलते हैं, पेरिस्टालसिस, पेरिस्टालसिस भी बोलते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। अब कमाल की बात यह है कि ऐसा नहीं कि ये यही होता है, सिर्फ ईसोफेगस में नहीं होता, ये होता है ऑल अलोंग द गट, यानी कि पूरे गट, मतलब कि पूरा का पूरा, मतलब जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है उसमें, पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम में ये जहां जहां पाइप दिख जाए, कहां से शुरू हुई, ईसोफेगस से शुरू हुई, स्टमक में भी होता है, अच्छा, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन में भी होता है, फिर उसके बाद स्मॉल लार्ज दोनों में, मतलब वहां पे होता है। तो ये मूवमेंट पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही होती है हर जगह पे, यानी पूरी पाइप में होते रहते हैं मूवमेंट एक तरह से। क्यों होती है भाई, ताकि फूड आगे जाए। सोचो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ही नहीं हो रही, फूड आगे कैसे जाएगा, उसको कौन ले जाएगा, ग्रेविटी। मतलब आप खाना खाओगे तो ऐसे उछलना पड़ेगा, टुन्नक टुन्नक, तब जाकर के फूड अंदर जाएगा। तो ऐसा थोड़ी ना कि हर बार उछलो, ऐसा नहीं, ऐसा करने की जरूरत ना हो, इसीलिए तो उन्होंने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बनाए भगवान ने। तो ये जो मूवमेंट है ना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, ये बेसिकली इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री यानी कि आप नहीं कर सकते, इनवॉलेंट्री मसल्स द्वारा होती है, इनवॉलेंट्री मसल से होती है, इनवॉलेंट्री मूवमेंट होती है। यानी कि हम अपनी मर्जी से मतलब ऐसा कभी हुआ है कि दाल चावल खा लिया और मम्मी से कह रहे मम्मी मम्मी मैं दाल चावल खा लिया, लेकिन मैं मेरे अंदर खाना जाएगा कैसे, मैं ऐसा करता हूँ, मैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करके आता हूँ, जुम 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 जुम, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। तो आप करते हो नहीं, तो इनवॉलेंट्री होता है, इनवॉलेंट्री मसल से वो अपने आप ही हो रहा होता है वो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और पूरे के पूरे गट में ये मूवमेंट होती है, ऐसा नहीं कि एक ही जगह पे होती है ईसोफेगस में, नहीं ऐसा नहीं है। आप देखो
ये ईसोफेगस से दाल चावल जो हमारा था वो कहाँ आ गया, वो अब स्टमक के अंदर घुस गया। तो भाई अब वो स्टमक के अंदर घुस गया तो स्टमक के बारे में देखेंगे कि स्टमक क्या होता है। तो अब आप हेडिंग डालो स्टमक के बारे में। ओह स्टमक पे पहुंच गए, अब वहाँ क्या होगा, ये तो वही जगह है जहाँ पे एसिड आता है ना। हाँ वही जगह, वही वही जगह स्टमक में एसिड होता है। बट सिर्फ एसिड वाली चीज नहीं, यहाँ पे बहुत सारी चीजें होती है, ध्यान से सुनना। हम पहुंच चुके हैं दाल चावल को लेकर के, यहाँ पे आ चुके हैं हम, यहाँ पे आ चुके हैं स्टमक के अंदर। मतलब हमें नहीं खाया किसी ने, लेकिन हम उसके अंदर झांकने गए एक तरह से। स्टमक, जिसको मैं बोलता था स्टोमच, स्टमक। तो स्टमक जो है अगर आप ध्यान से देखो तो ये कैसा है, एबीसीडी के कौन सा अक्षर जैसा है, जे शेप में है। तो जे शेप्ड, जे शेप्ड बैग, जहां पे फूड करता है एंटर, फूड एंटर्स, यहाँ पे फूड एंटर करता है। और अब मैं एक बात बताता हूँ कि जो इसकी जो वॉल है ना, वो कुछ जूस को रिलीज करती है। वॉल रिलीजेस जूस, कुछ जूस, वही जूस जो हम पीते हैं मौसम्बी गन्ने का। अरे केमिकल्स निकलते हैं, केमिकल्स मतलब पानी के फॉर्म में निकलते हैं तो उसको जूस बोल रहे हैं। इसकी जो वॉल होती है वो रिलीज करती है जूस को, जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। मौसमी के जूस को क्या कहते हो, मौसमी का जूस। गैस्ट्रिक जूस यानी कि पेट के अंदर जो स्टमक के अंदर जो जूस निकलता है उसको क्या कहते हो, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक अल्सर, सुनिए बीमारी गैस्ट्रिक अल्सर। एक बार मुझे बताना गैस्ट्रिक अल्सर मतलब क्या होता है, थोड़ा गूगल से सर्च करके अगर टाइम मिले तो। गैस्ट्रिक जूस, तो वॉल रिलीजेस, एक जूस रिलीज करती है इसकी वॉल, जुम 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 जुम, उसे कहते हैं गैस्ट्रिक जूस। अब देखो यहाँ पे जो ये हमारा स्टमक है ना, यहाँ पे भी दो तरह का डाइजेशन होता है। एक यहाँ होता है मैकेनिकल डाइजेशन है, यहाँ मैकेनिकल डाइजेशन, इसके दांत है क्या, नहीं, ध्यान से सुनो। मैकेनिकल डाइजेशन कैसे होता है, मैकेनिकल डाइजेशन बाय चर्निंग मूवमेंट। ये क्या होता है, कुछ नहीं, देखो जैसे हमारा मान लो ये स्टमक है, इतना बड़ा स्टमक है, मान लेते हैं, मेरा हाथ छोटा है तो मैं क्या करूं, स्टमक इतना है, और ये मार्कर को थोड़ी देर के लिए फूड मान लो। तो इसको हमें, ये तो पहले से ही पहले छोटा होकर के आया है, पर अब इसको और छोटा करना है और इसको डाइजेस्ट और टुकड़े करने हैं इसको। तो हम पता है स्टमक क्या करेगा, जुम्बा रे जुम्बा रे जुम्बा रे जुम 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 जुम, ऐसे होता रहेगा ये बार बार। कैसे, इस तरह से जुम 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 जुम, मैकेनिकल डाइजेशन होगा। मैकेनिकल डाइजेशन मतलब समझ जब कुछ ऐसा चल रहा हो, मतलब कि जिससे जिसकी वजह से मतलब कुछ भी चल रहा है अंदर, जैसे दांत जब चल रहा था तो उसकी वजह से फूड के पार्टिकल छोटे हो रहे थे, वैसे ही स्टमक में, स्टमक की जो वॉल है जुम जुम हो रही है, तो इसकी डाइजेशन हो रही है, मतलब इसके टुकड़े हो रहे हैं, फूड के टुकड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे इसके अंदर मैकेनिकल डाइजेशन हो रहा है। एंड क्योंकि गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस यानी कुछ केमिकल्स भी आ रहे हैं, तो केमिकल डाइजेशन भी हो रहा है इसके अंदर भाई, केमिकल डाइजेशन भी हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा है केमिकल डाइजेशन, गैस्ट्रिक जूस, गैस्ट्रिक जूस। अब मैं एक बात बताता हूँ, इसके आगे क्या शुरू है, उ, 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 उ। इसके आगे क्या शुरू है, स्मॉल इंटेस्टाइन शुरू है। तो ये जो जगह है ना, यहाँ पे एक ना नट टाइप का, नट जैसा कुछ होता है, वॉल्व, वॉल्व समझते हो, वॉल्व, जिससे कि बंद कर सके। तो देखो यहाँ से इसको बंद कर लेते हैं, यहाँ से बंद कर लिया इसको, यहाँ से बंद कर लिया। अब देखो ध्यान से सुनना, ये चर्निंग मूवमेंट कैसे होता है वो समझा रहा हूँ। मतलब मान लो इधर से पकड़ लिया, इधर से पकड़ लिया, अब पेट का ये वाला हिस्सा जुम 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 हिलते जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसको और इसको क्यों बंद कर दिया, क्योंकि अगर मान लो ये खुला जाता या ये खुला जाता तो इधर के फूड ऊपर जाते, तो उल्टी नहीं हो जाती आपको, उल्टी इसीलिए हो जाती है कि फूड जो है उसको मतलब एक तरह से डाइजेशन नहीं हो पा रहा फूड का, तो वो फूड ईसोफेगस से बाहर आ जाता है और उल्टी हो जाती है, वॉमिटिंग हो जाती है। आप तो एकदम डिटेल में पढ़ा रहे हो भाई, डिटेल में पढ़ना वो जरूरी है, ये सब कॉमन चीज है एकदम, कि उल्टी क्यों होती है, ये सब चीजें क्या है, जो भी चीज हमारे शरीर में हो रही है क्यों हो रही है, तो ये सब बेसिक चीज है एकदम। कोई ऐसा नहीं कि हम मतलब सिलेबस में होगा तभी पढ़ेंगे, ऐसे तो फिर हो गया, फिर तो हमारी सोच छोटी रह जाएगी, ऐसा हमें बनना नहीं है। एंड यहाँ पे बंद कर रखा है, सोचो अगर यहाँ बंद नहीं कर रखा होता तो सारे फूड बिना यहाँ पे डाइजेस्ट हुए, बिना यहाँ पे थोड़े छोटे हुए यहाँ चले जाते, जिससे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे वही वाला फूड डाइजेस्ट होगा जो यहाँ पे छोटा होकर के आ गया होगा, ऐसे होता है।
तो इसीलिए इसको और इसको बंद कर दिया। तो यहाँ पे एक वॉल्व लगे होते हैं, यहाँ और यहाँ दोनों जगह पे, इसको हम कहते हैं स्फिंक्टर, स्फिंक्टर। और मैं एक और बात बताता हूँ, जब ये पूरा इंटेस्टाइन होता है ना, लार्ज इंटेस्टाइन वाला, और यहाँ पे जो एनस होता है, तो रेक्टम और एनस, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर होता है। क्योंकि देखो ये जो रेक्टम वाली जगह है, रेक्टम, ये रेक्टम है, रेक्टम में क्या होगा, फीकल मैटर डिपॉजिट होगा, जो सुबह सुबह करते हो वो डिपॉजिट है। और एनस जब तक ओपन नहीं होगा, जब तक कैसे बाहर निकलेगा फीकल मैटर, तो वहां पे भी एक स्फिंक्टर होता है। स्फिंक्टर यानी एक वॉल्व होता है, एक मतलब बंद करने के लिए कुछ होता है, मान लो टूटी जैसा कुछ होता है बंद करने के लिए, वो उसको बंद कर देता है। जैसे वो स्फिंक्टर ओपन होता है मॉर्निंग में, तब जाकर के वो प्रोसेस होती है। ऐसे सेम यहाँ पे जब डाइजेशन हो रहा होता है, तो स्फिंक्टर जब खुलते हैं तभी आगे फूड जा पाता है, नहीं तो नहीं जा पाता। तो स्फिंक्टर यहाँ पे होता है, ये चीज आप याद रखना। बाकी स्टमक में जो है वो मैकेनिकल डाइजेशन, केमिकल डाइजेशन होता है। बट एक चीज मेरे दिमाग में अभी तक समझ नहीं आई कि यार ये गैस्ट्रिक जूस, ये जो जूस निकल रहा है, इस जूस में है कौन और वो कर क्या रहे हैं। तो जो गैस्ट्रिक जूस है ना, वो 3 तरह के होते हैं। 3 तरह के गैस्ट्रिक जूस होते हैं। गैस्ट्रिक जूस 3 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं गैस्ट्रिक जूस 3 तरह के, बताना। तो अभी हमें पता ही नहीं है, हम क्या बताएंगे। जो गैस्ट्रिक जूस है, गैस्ट्रिक जूस, वो है 1 2 3 4 गेट ऑन द डांस फ्लोर, पेप्सिन। पहला है पेप्सिन, दूसरा है HCl। ये तो चैप्टर नंबर 1 में भी देखा था, चैप्टर नंबर 2 में भी देखा था कि एसिड वैसिड होता है, ठीक है। फिर उसके बाद पेप्सिन हो गया, HCl हो गया, और होता है म्यूकस। गैस्ट्रिक जूस में ये 3 चीज होती है, याद रखना, ये बात याद रखना कि गैस्ट्रिक जूस जो होती है उसमें 3 चीजें होती है। अब HCl क्या है, HCl इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो कैसा मीडियम बनाएगा, बेसिक या एसिडिक, एसिडिक मीडियम बनाएगा। भाई खुद एसिड है तो एसिडिक मीडियम बनाएगा। तो HCl क्या करता है, एसिडिक मीडियम को बनाता है, एसिडिक मीडियम। मैंने तो इंग्लिश मीडियम ले रखी है, इसने एसिडिक मीडियम ले रखा है, एसिडिक मीडियम। एंड एक और काम है इसका, ये जो एसिड है ना, जैसे मान लो फूड में कोई बैक्टीरिया आ गए, अगर कोई बैक्टीरिया आ गए फालतू के, जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया, कोई फालतू बैक्टीरिया आ गया छोटे मोटे, तो ये ना क्या करेगा, HCl अपने एसिड को फेंकेगा उस बैक्टीरिया पे, उसको मार देगा, यानी कि डिस इन्फेक्शन फ्रॉम बैक्टीरिया एक्सेट्रा, मतलब बैक्टीरिया वगैरह से ये डिसइंफेक्शन करेगा, इन्फेक्शन से बचाएगा यानी कि। और पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन देखो, अब मैं एक बात बताता हूँ पेप्सिन की कमाल की बात क्या है। जैसे एक बात बताओ, जब तक आपको गुस्सा नहीं आएगा, जब तक आप अपने किसी मतलब जिसने आपको मारा है उसको मारोगे, मान लो किसी ने आपको थप्पड़ मारा, तो आपको तभी गुस्सा आएगा ना जब उसने कुछ करा, उसने थप्पड़ मारा, तब आपको गुस्सा आएगा। एंड जब गुस्सा आएगा तभी तो मारोगे, बिना गुस्सा आए कैसे मार दोगे। मान लो कोई थप्पड़ ही नहीं मार रहा और आपने मार दिया चटैक, ऐसे थोड़ी ना होता, लोग बोलेंगे पागल है। सीरियस वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ऐसे नहीं दोस्तों के बीच जो हो रहा है, दोस्तों में तो कुछ भी चलता है। तो उसने थप्पड़ मारा, अब मान लो आपने थप्पड़ मारा, तो क्यों मारा वो पता ही नहीं, गुस्सा आएगा तभी तो मारोगे, बिना गुस्सा आए क्यों मारोगे। तो वैसे ही जब तक गुस्सा नहीं आएगा, जब तक ये पेप्सिन काम नहीं करेगा। अब इसको गुस्सा कब आएगा, गुस्सा जब आएगा जब इसके अराउंड एसिडिक मीडियम हो जाएगा, तो वर्क करता है इन एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में ये काम करता है, ऐसे नहीं करेगा, जब तक गुस्सा नहीं आएगा जब तक काम नहीं करेगा। और ये करता क्या है, ये करता है डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। मतलब जो प्रोटीन थे, देखो एक बात बताता हूँ, प्रोटीन बड़े बड़े थे, उस प्रोटीन को इसने छोटे छोटे प्रोटीन में तोड़ा, अभी इसको और छोटे छोटे प्रोटीन में तोड़ना है। ये तो आगे होगा, ये वाला काम आगे होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में कहीं होगा, लेकिन अभी इतना वाला काम, कम से कम इतना तो टूट के हो जाए छोटा, तो ये वाला कौन करेगा, पेप्सिन करेगा। और म्यूकस क्या करता है, एक बात बताओ मेरे को भाई, इतना खतरनाक एसिड है, पता है ये एसिड बहुत ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ऐसा होता है कि ये जो जो हमारा जो ब्लड होता है, ब्लेड, ब्लेड पता है क्या होता है, ब्लेड, ब्लेड जिससे दाढ़ी बनाते हैं, दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड, दाढ़ी बनाने वाला ब्लेड, ब्लेड बना के क्यों दिखा रहे हो। देखो ये जो ब्लेड होता है ना, इतना खतरनाक एसिड है ये अगर मान लो इस ब्लेड को यहाँ रख दूं, मैं स्टमक के अंदर रख दूं, तो ये ब्लेड
4 से 5 घंटे के अंदर पिघल के भूसा हो जाएगी रे, भूसा 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 हो जाएगी, भूसा। इस तरह से मतलब जो ब्लेड है वो पिघल गई, सोचो इतना खतरनाक एसिड है। तो जो स्टमक है उसको खुद तो बचने की जरूरत होगी, मतलब तो ये जो एसिड है वो इसके अंदर है स्टमक में। बट सोचो अगर ये एसिड ऐसे ही रहे तो स्टमक जो है, स्टमक की वॉल जो है वो जल नहीं जाएगी, जल के वो एकदम भस्मसी नहीं हो जाएगी, मतलब तो ऐसा हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि उसके जो वॉल है, स्टमक की जो वॉल है उसके ऊपर म्यूकस है, प्रोटेक्ट। ये जो म्यूकस है क्या करता है? प्रोटेक्ट वॉल ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड्स। मतलब जो एसिड इतने खतरनाक आ रहे हैं इसके अंदर, उससे अगर ये वॉल बची नहीं रहेगी तो स्टमक कैसे, स्टमक का तो अस्तित्व भी नहीं होगा, वो तो मर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो इसकी जो वॉल है उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? म्यूकस। म्यूकस उसको प्रोटेक्ट कर रहा है। मतलब सारा खेल क्या है? HCl का है भाई। जब तक HCl नहीं होगा, जब तक पेप्सिन काम नहीं करेगा, वो प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करेगा। एंड HCl है, एसिडिक मीडियम है, इसी की वजह से म्यूकस भी काम कर रहा है। प्रोटेक्ट वॉल, वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है, स्टमक की वॉल को प्रोटेक्ट कर रहा है म्यूकस। अब जो स्टमक की वॉल है वो तो हमें समझ आ गई कि स्टमक में क्या क्या प्रोसेस हो रही है, पर स्टमक के आगे स्मॉल इंटेस्टाइन भी है। एंड वो छोड़ो, स्टमक के बगल में लिवर भी तो है, उसको भूल क्यों गए? वो भी तो था लिवर, और लिवर के पास कुछ थैली भी तो थी। तो लिवर के बारे में भी तो जानना पड़ेगा कि भाई लिवर है क्या, क्या है क्या नहीं है, कैसा दिखता है, क्या है इसकी कहानी, लिवर की कहानी क्या, लिवर के बारे में क्या बातें हैं, वो सब भी तो समझना जरूरी है। तो लिवर का रंग कैसा है एक बात बताओ? ब्राउन रंग का होता है। ब्लेड, वाह कितना सुंदर है ब्लेड। लिवर के बारे में जानते हैं, लिवर, लिवर, लीवर, लिवर। तो ये ना लार्जेस्ट ग्लैंड है, हमारी बॉडी की लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये क्या करता है? ये मेक बाइल जूस, बाइल जूस यानी बाइल को बनाता है एक तरह से। मतलब उसके नाम होते हैं, बाइल जूस के नाम भी होते हैं, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ऐसे करके कुछ नाम होते हैं, बट आपको याद नहीं रखना। बस इतना याद रखो कि जो लिवर है वो बाइल प्रोड्यूस करता है। बाइल क्या होता है? बाइल क्या होता है? बाइल क्या होता है? बाइल। अब ये जो बाइल है ना, ये जो लिवर ने जिस बाइल को बनाया, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इसको स्टोर कर लेगा, स्टोर कर लेगा, बाइल को स्टोर कर लेगा। बहुत जरूरी है भाई, बाइल स्टोर कर लेगा। देखना अभी बताऊंगा इसका क्या काम है। बाइल स्टोर कर लेगा, वो भी कहाँ? गोल ब्लैडर में, पित्त की थैली में स्टोर कर लेगा। लिवर की एक थैली, ये छोटी सी गुब्बारे जैसी है ना, ये इसमें ये जो गुब्बारा जैसा दिख रहा है, इसके अंदर ये स्टोर कर लेगा बाइल को। और ये जो बाइल है ये करता क्या है? अब ध्यान से सुनना, बाइल का फंक्शन एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला फंक्शन ये है इसका, बाइल का काम पहला ये है। बाइल को किसने बनाया पहले बताओ? लिवर ने बनाया। अच्छा, बाइल क्या करता है? तो बाइल जो है ये एल्कलाइन मीडियम बनाता है। एल्कनाइल, एल्कलाइन मीडियम, एल्कलाइन समझते हो कि मतलब वो वाले बेस जो कि वाटर में घुल जाते हैं। एल्कलाइन मीडियम इन स्मॉल इंटेस्टाइन। मतलब बाइल देखो क्या होता है, एक्चुअल में होता क्या है। दाल चावल खा के यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ आया, अब उसकी बारी है यहाँ स्मॉल इंटेस्टाइन में आने की। तो जब स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो ये वाली जो पाइप है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, ये जो थैला है ना, थैले में बाइल इकट्ठा था, तो यहाँ से बाइल अब जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में जा रहा है। अब एक चीज सुनो, जो वहां से फूड आया है वो तो एसिडिक होगा, क्योंकि वो एसिड मीडियम में से आया। तो वो जो फूड आया है वो जब यहाँ पे आएगा तो उस फूड को अब अगर एसिडिक रखेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इंटेस्टाइन में तो कोई ऐसे वॉल है नहीं कि जो उसको बचा ले, ऐसा कुछ कर ले खतरनाक चीज, मतलब बचा ले अपने आप को। तो ये क्या करेगा? बाइल को भेजेगा, और बाइल एल्कलाइन है, तो एल्कलाइन यानी कि बेस, एल्कलाइन यानी बेस, और एसिड जो फूड वहां से आया एसिडिक मीडियम में होकर के, तो एसिड और बेस तो न्यूट्रलाइज हो जाएगा एक तरह से। इसीलिए जो बाइल है वो एल्कलाइन होता है, और वो क्या करता है? एल्कलाइन मीडियम को बना देता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब ये एक और काम करता है, दूसरा इसका काम है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। ये क्या होता है? कुछ नहीं, जो फैट के जो बड़े बड़े ग्लोब्यूल्स होते हैं ना, फैट के, फैट बिग ग्लोब्यूल्स जो होते हैं, ग्लोब्यूल्स, ग्लोब्यूल्स क्या होता है? कैसे कैसे वर्ड यूज कर रहे हो भाई? कुछ नहीं, गोल गोल फैट होते हैं देखो,
फैट गोल गोल होते हैं, गोल गोल फैट है, गोल गोल फैट, गोल गोल रानी, कितना कितना पानी। तो गोल गोल जो फ्लैट फैट के गोबिल है बिग वाले, उसको ये बाइल जो है, बाइल छोटे छोटे ग्लोबिल में कन्वर्ट कर देता है, छोटे छोटे ग्लोबिल में। और एक और काम करता है, ये जो ग्लोबिल है ना, इसको जूम करते हैं एक बार, ये जो ग्लोबिल है फैट का, ये तो फैट है, ये पूरा तो फैट है, इसके ऊपर ये प्रोटीन की कवरिंग चढ़ा देता है, प्रोटीन की कवरिंग चढ़ा देता है। इससे क्या फायदा होगा? इससे ये फायदा होगा कि आगे इसका डाइजेशन होना बहुत आसान हो जाएगा, यानी इसके टुकड़े करना आसान हो जाएगा। एक तरह से ये समझो कि मान लो जो बाइल है वो एक तरह से ऐसा चौकीदार है जो कि सबको प्रोटीन के कपड़े पहना रहा है, उसके टुकड़े कर रहा है। मतलब जब फैट आए ना उसके पास, तो बाइल एक चौकीदार है, तो वो क्या कर रहा है, मतलब कुछ वो उसका काम है थोड़ा, वो क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है, वो एम्प्लॉय, ये जो बाइल है ये एम्प्लॉय है, ये क्या कर रहा है, फैट के जो ग्लोबिल्स है उसको क्या कर रहा है, एक तो उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दे रहा है, और सबको बोल दे रहा है कि प्रोटीन पहन लो, प्रोटीन पहन लो अपने ऊपर, प्रोटीन पहन लो। क्यों? प्रोटीन पहनने से क्या होगा, तुम ना बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाओगे, डाइजेस्ट हो जाओगे, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाओगे तो अब ये ऐसा हो गया। तो ये फैट, अंदर तो फैट है, अंदर तो फैट है, बाहर प्रोटीन है, बाहर प्रोटीन का कवर है। तो इसको हम कहते हैं, जो ये फैट है ना जिस तरह का आप दिख रहा है, तो इसको हम कहते हैं इमल्सिफाइड, इमल्सिफाइड फैट, क्योंकि अब इसका इमल्सिफिकेशन हो चुका है। तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस यही है। एल्कलाइन मीडियम तो ठीक है, वो तो बढ़िया है, लेकिन एग्जाम में अगर आए तो 2 नंबर 3 नंबर का आएगा, तो दोनों लिख देना। और अगर 3 नंबर का आया ना, तो ये जो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट है इसको एक्सप्लेन कर देना। और कैसे करेंगे तो वो आप एनसीईआरटी में एक बार पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं कि किस तरह से उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है। अब एक और बात है कि यहाँ पे लिवर तो था, बट यहाँ पे भी एक और ऑर्गन था, अगर आपको याद हो तो। कौन था वो, याद है? पैनक्रियास। उसके बारे में कौन बताएगा भाई? तो अब हम पैनक्रियास के बारे में देखते हैं कि भाई अभी तक क्या हो गया, ध्यान से सुनो। अभी तक जो है डाइजेशन थोड़ा सा हो चुका है, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ चुका है स्फिंक्टर से थ्रू, स्फिंक्टर से आगे जाकर के ये स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आ चुका है। तो हम देख रहे हैं कि लिवर क्या कर रहा है और ये पैनक्रियास क्या कर रहे हैं, ये सब चीजें देख रहे हैं। तो अभी हम देखने जा रहे हैं पैनक्रियास के बारे में कि पैनक्रियास क्या करता है। पैनक्रियास, पैनक्रियास। एंड जैसे ये डाइजेशन की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी ना, तो फिर हम एपिसोड खत्म कर देंगे और न्यूट्रिशन हमारा पोर्शन खत्म हो जाएगा। भाई इसको क्यों बिठा दिया, ये तो स्फिंक्टर था, स्फिंक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्फिंक्टर, स्फिंक्टर। तो पैनक्रियास का क्या काम है, देखो ये क्या करता है, सिक्रीट करता है, सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस। ये क्या है, सब एक जूस बना रहे हैं क्या? हाँ, जो स्टमक जो जूस बनाया था उसको गैस्ट्रिक जूस कह रहे थे, एंड जो इसने जूस बनाया उसको बाइल जूस कह रहे हैं। लिवर ने जो जूस बनाया उसको हम बाइल जूस कह रहे हैं, स्टमक ने जो बनाया गैस्ट्रिक जूस कह रहे हैं, एंड जो पैनक्रियास बना रहा है उसको हम पैनक्रियाटिक जूस कह रहे हैं। और सिक्रेट करता है ये पैनक्रियाटिक जूस को, जो दैट कंटेन, जिसमें होता है पैनक्रियाटिक जूस में 3 चीजें होती है। पहला ट्रिप्सिन, दूसरा लाइपेज, 3 चीजें होती है पैनक्रियाटिक जूस में। तीसरा पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। और अमाइलेज का नाम सुन के कुछ याद आ रहा है? ये तो शुगर का डाइजेशन करता है ना। ट्रिप्सिन क्या करता है, देखो ट्रिप्सिन प्रोटीन का डाइजेशन करता है। यानी प्रोटीन, मैंने बोला था ना कि प्रोटीन, देखो प्रोटीन पहले बड़े बड़े थे, फिर उसके छोटे टुकड़े हुए थे, बट अभी इसके और छोटे छोटे टुकड़े होंगे, और छोटे छोटे टुकड़े। तो ये वाले छोटे टुकड़े तो कर दिए पेप्सिन ने, लेकिन और छोटे कौन करेगा, तो ट्रिप्सिन करेगा उसको। तो प्रोटीन डाइजेशन ट्रिप्सिन करता है। लाइपेज क्या करता है, इमल्सिफाइड, जो इमल्सिफाइड फैट अब बन चुका था जो कि बाइल ने बनाया था, इमल्सिफाइड जो फैट है उसको ब्रेक करेगा, उसको तोड़ेगा, ब्रेक्स, उसको ब्रेक करेगा। पैनक्रियाटिक अमाइलेज क्या करेगा, तो भाई ये कुछ नहीं, ये जो कार्बोहाइड्रेट है उसको डाइजेस्ट करेगा। कार्बोहाइड्रेट्स जो है उसको डाइजेस्ट करेगा, मतलब जो फूड है, जो हमारा चावल है उसमें भी तो कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको ना ये डाइजेस्ट कर रहा है, पैनक्रियास उसको डाइजेस्ट कर रहा है। तो ये तो पैनक्रियास की कहानी हो गई। बट अभी खाना कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन अभी हमें ये नहीं पता चला कि स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन कैसे होता है, ये तो बताओ मेरे को। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में देख लेते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन की क्या कहानी है। व्हाट इज द स्टोरी ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन।
मजा आ रहा है कि नहीं? यहाँ तक समझ आ रहा है कि नहीं? पूरे एकदम डिटेल में घुस चुके हैं हम, एकदम अच्छे से पूरे डिटेल में। तो हम पहुंच चुके हैं दाल चावल को लेकर के स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है? बेसिकली ये साइट होता है, साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन, यानी यहीं पे लास्ट डाइजेशन यही हो रहा है, इसके आगे कहीं डाइजेशन नहीं होगा। फाइनल डाइजेशन होता है और एब्जॉर्प्शन भी यही होता है, एब्जॉर्प्शन भी यही होता है, साइट ऑफ फाइनल डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। और अब एक चीज सुनो कि डाइजेशन होने के बाद कौन सी चीज क्या बन जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्टर डाइजेशन, डाइजेशन के बाद क्या होता है, ध्यान से सुनना। जो आपने दाल चावल खाया है ना, तो उसमें जो चावल है उसके अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है चावल के अंदर, ये बात हमें पता है। तो वो जो कार्बोहाइड्रेट है ना, वो कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज में, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, वो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। एंड जो आपने दाल पी है या दाल खाया है, तो उसमें दाल में क्या होता है? प्रोटीन। हमें पता है पहले से ही कि दाल जो है प्रोटीन का सोर्स है, तो उसके अंदर प्रोटीन होता है। प्रोटीन जो है वो एमिनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, ये याद रखना, ये सब चीजें आती है एग्जाम में। और कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्रोटीन एमिनो एसिड बन गया। और जो फैट है, फैट जो कि भुजिया खा रहे हो तो भुजिया में तेल भी होगा एंड तेल में फैट होता है, तो फैट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है फैटी एसिड, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है वो, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। तो ये चीज याद रखना कि फाइनल डाइजेशन के बाद कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज प्रोटीन एमिनो एसिड फैट फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो यहां तक तो हमें चीजें समझ आई। बट अभी तो आप कह रहे थे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड भी होगा, तो देखो यहां तक तो ये एकदम छोटा, एकदम टुकड़े, पुन्नु पुन्नु से टुकड़े हो गए इसके, एकदम छोटे छोटे टुकड़े, छोटे 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 टुकड़े हो गए एकदम। अब इसको ना एब्जॉर्ब करना बहुत आसान होगा कि हम ना इसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे ना, इसके अंदर डाइजेशन तो देख लिया कि टूट करके कार्बोहाइड्रेट बन गया ग्लूकोज, प्रोटीन बन गया एमिनो एसिड्स, और जो फैट है वो फैटी एसिड ग्लिसरॉल बन गया। बट अभी हमने एब्जॉर्प्शन नहीं देखा इसके अंदर कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है। तो देखो एक बात बताता हूँ, मान लो मैं ये जो इंटेस्टाइन है ना, ये स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रहा हूँ, तो ये रहा, इसको जूम करके ले आया। मैंने देखा कि इसके अंदर ना फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ऐसे अंगूठे मतलब उंगली जैसे जुम 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 ऐसे, और इधर भी है जुम 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 ये। और ये जो स्ट्रक्चर है ना, जो उंगली जैसे, जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है ना, उसको मैं बोल रहा हूं वो है विलाई, विलाई। अब मैं क्या करता हूं, मान लो ये जो ये एक है, मान लो ये कोई सा है, मान लो इसको मैं बाहर लेकर के आता हूं और इसको जूम करता हूं, तो मुझे ये ऐसा दिखेगा। अब इसके अंदर क्या होता है ना, ये ब्लड वेसल्स होते हैं इसके अंदर, ब्लड वेसल समझते हो, खून की नसें, ब्लड वेसल्स इसके अंदर होते हैं। और ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ना, इसमें ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स होते हैं माइक्रोविलाई या विलाई, विलाई बोलते हैं। विलाई के अंदर, नोट विलाई, विलाई अलग, विलाई अलग बिहार में बोलते हैं ऐसे, जब बिल्ली आते हैं तो कहते हैं विलाई अलग। तो ब्लड वेसल्स इसके अंदर होते हैं, विलाई, विलाई के अंदर होते हैं ब्लड वेसल्स जो कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, एब्जॉर्ब एंड ट्रांसफर इट टू सेल, अलग अलग सेल्स में पहुंचाते हैं ताकि सभी सेल्स को एनर्जी मिल सके, एकदम अच्छे से वो एनर्जी ले सके सारी की सारी सेल्स, फॉर एनर्जी, फॉर एनर्जी। ओहो, ये है पूरी की पूरी प्रोसेस एनर्जी आने वाली है। इससे अच्छा तो मैं डायरेक्ट ग्लूकोज ही चढ़ा लेता अपने ऊपर। अच्छा ग्लूकोज चढ़ाते हैं, मम्मी से पूछ के जाना, मैं मम्मी से बोलना मम्मी मैं ग्लूकोज चढ़ाने जा रही हूँ, जा रहा हूँ, तो कैसा लगेगा, क्या बोलेगी मम्मी, सोचो। तो वही मैं कह रहा हूँ कि ग्लूकोज डायरेक्ट चढ़ाना नहीं है। तो ये जो है, ये पूरी की पूरी प्रोसेस हमें समझ आए कि अभी एब्जॉर्प्शन हो गया। बट यहाँ पे अभी एक चीज रह गई है कि कुछ सारा का सारा डाइजेस्ट हो गया ऐसा लग रहा है आपको, कि कुछ चीजें तो ऐसी है जो डाइजेस्ट हो गई, जो टूट गए टुकड़ों में हो गए, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है वो अलग हो गया। यानी कि यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ चीजें अब इसमें एंटर करेगी जो कि डाइजेस्ट नहीं हुई है, यानी कि अनडाइजेस्टेड चीजें इसमें आएगी। तो मैं क्या कह रहा हूँ, अब हम बात करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन की, कि अब जो फूड है
जो डाइजेस्ट हो गया वो तो ठीक है, वो तो चला गया अपनी जगह पे, अपने ठिकाने पे चला गया। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि अभी डाइजेस्ट ही नहीं हुए बेचारे, वो अभी डाइजेस्ट ही नहीं हुए, तो वो आ गया लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन में वो आ चुके हैं। अब कहाँ आ चुके हैं? लार्ज इंटेस्टाइन, जिसको हम कहते हैं कोलोन। कोलोन भी कहते हैं इसको, लार्ज इंटेस्टाइन को। इसके अंदर क्या होता है देखो, वाटर एब्जॉर्ब, वाटर एब्जॉर्प्शन होता है फ्रॉम अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ ना सब्सटेंस, लेकिन उसमें वाटर तो है, डाइजेस्ट अनडाइजेस्टेड मैटर, जो सब्सटेंस डाइजेस्ट नहीं हुआ है अभी, कुछ ऐसे भी रहेगा जो डाइजेस्ट नहीं हुए, तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में चले गए हैं, और लार्ज इंटेस्टाइन में अभी इनके अंदर वाटर भी है, तो उस वाटर को एब्जॉर्ब कर रहा है कौन? लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल उसको एब्जॉर्ब कर रही है, एंड वो आगे बढ़ता जा रहा है। इधर अभी देखो इंटेस्टाइन से इधर आया था, फिर ये आगे बढ़ता जा रहा है, इसके अंदर जो वेस्ट मटेरियल आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, एंड ये स्टोर हो जा रहा है रेक्टम में। स्टोर स्टोर फीकल मैटर, और फीकल मैटर को स्टोर कर ले रहा है, फीकल मैटर इन रेक्टम, और फिर उसको ये आउट कर दे रहा है, एनस आउट, इसको इजेक्ट कर दे रहा है, इसको इजेक्शन कर दे रहा है इसका। और जो एनस होता है ना, उसके अंदर स्फिंक्टर होता है, ये बात याद रखना कि एनल स्फिंक्टर होता है, एनल स्फिंक्टर। एंड ये आपकी कंट्रोल में होता है थोड़ा बहुत, पूरी तरह से नहीं होता, थोड़ा बहुत आपके कंट्रोल में होता है एनल स्फिंक्टर। तो एनल स्फिंक्टर की चीजें, ये सारी की सारी जो प्रोसेस है डाइजेशन के, में एकदम अच्छे से समझ आ गई है, इसमें अभी भी कोई डाउट हो ना, मैंने पूरी कोशिश करी है शुरू से लेकर एंड तक समझाने की। हो सकता है एपिसोड लंबा भी हो गया हो, बस उससे क्या फर्क पड़ता है, हमें तो इसको समझना है। एंड मैंने ये थोड़ा ना कहा कि एक बार में देखो, आप बार बार मतलब 2-3 बार में देख सकते हो इसको। तो ये सारी की सारी प्रोसेस हमारे दिमाग में घुस चुकी है कि किस तरह से हमने दाल चावल खाया। एक बार रिकॉल करें थोड़ा सा, क्योंकि इसके बाद मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा, फिर सारा एपिसोड मतलब ये वाला एपिसोड खत्म हो जाएगा। तो अभी रिकॉल करते हैं। जो फूड है वो माउथ में आया, माउथ में आने के बाद फिर वो सलेवरी ग्लैंड जो है उसको उसको सलाइवा दी, फिर सलेवरी अमाइलेज उसमें एंजाइम में, फिर उसने कार्बोहाइड्रेट जो जो कॉम्प्लेक्स है उसको स्मॉल में तोड़ा, फिर आगे गया ईसोफेगस में, ईसोफेगस से फिर स्टमक में गया, स्टमक में जाने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद सारा का सारा फाइनल डाइजेशन हो गया। कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो गया, प्रोटीन जो है एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो गया, फैट जो है फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट हो गया। एंजाइम कौन कौन से थे, कहाँ कहाँ थे? तो पेप्सिन एंजाइम, गैस्ट्रिक जूस में 3 एंजाइम थे, पेप्सिन, एचसीएल और म्यूकस। पेप्सिन का काम प्रोटीन डाइजेशन था, एचसीएल का काम जो है वो क्या था, एसिडिक मीडियम बनाना, और जो म्यूकस है उसका काम क्या था, वॉल जो है स्टमक की वॉल, उसको एसिडिक मीडियम, एसिड से बचा करके रखना, प्रोटेक्ट करना उससे। एचसीएल का काम डिसइंफेक्शन भी था, और जो पेप्सिन है उसका काम डाइजेशन ऑफ प्रोटीन था, बट पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं कर रहा था वो, आगे जाके पैनक्रियास जो है उसको सहायता दे रहा था, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में वो ट्रिप्सिन को रिलीज कर रहा था, जिससे कि प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट हो गया, ताकि उसको एब्जॉर्ब कर सके हम विलाई के अंदर। देखो पैनक्रियाटिक जूस जो होता है उसमें 3 तरह के जूस होते हैं, कौन कौन से? ट्रिप्सिन और लाइपेज और सेलेब्री अमाइलेज। लाइपेज जो है फैट के, जो इमल्सिफाइड फैट था ना जो कि बाइल ने करा था, उसको हमने देखा था कि उसको वो तोड़ता है इमल्सिफाइड फैट को और ब्रेक कर देता है। और जो पैनक्रियाटिक अमाइलेज है वो क्या करता है, जो कार्बोहाइड्रेट है उसको वो डाइजेस्ट कर जाता है, फिर ये जाकर स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई में चला जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, बॉडी में पहुंच जाता है, एनर्जी हमें मिल जाती है। इस तरह से सारी की सारी प्रोसेस है, मतलब खाना खाया लेकिन अब जाकर के समझा कि ये पूरी प्रोसेस हो कैसे रही है। अब देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा, हर्बीवोर और कॉर्निवोर में एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि हर्बीवोर और कॉर्निवोर का डिफरेंस। हर्बीवोर और कार्निवोर, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम तो गया, ये डायग्राम रखते हैं यहीं पे क्योंकि देखने में अच्छा लग रहा है ना। देखो हर्बीवोर, हर्बीवोरस, क्या समझाओगे इसमें? देखो इसमें समझने वाली चीज ये है कि ये ऐसे कहते हैं, ध्यान से सुनते जाना बस। देखो जो हर्बीवोर है वो क्या करते हैं, क्या खाते हैं? वो खाते हैं ग्रास, ईट ग्रासेस। ग्रासेस जब ईट करते हैं तो ग्रासेस में होता है सेलुलोज, सेलुलोज डाइजेशन, सेलुलोज डाइजेशन नीड मोर टाइम। सेलुलोज को डाइजेशन करना मुश्किल होता है, डिफिकल्ट होता है, उसको ज्यादा टाइम चाहिए डाइजेस्ट करने के लिए। तो क्या होता है ना, इसका इनका स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज होता है।
क्यों होता है लार्ज? क्योंकि इन्होंने सेलुलोज जो है उसको डाइजेशन करना होता है, बहुत मुश्किल होता है डाइजेशन करना। जबकि जो कॉर्निवोर है वो क्या खाते हैं, वो ईट करते हैं मीट को जब वो खाते हैं तो इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू डाइजेस्ट। कम टाइम चाहिए, लेस टाइम में हो जाएगा डाइजेशन। अच्छा, लेस टाइम में हो जाएगा तो इनको जो इंटेस्टाइन है स्मॉल वाली वो शॉर्ट चाहिए, शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें भी इनका काम बन जाएगा। छोटी वाली स्मॉल इंटेस्टाइन में भी इनका काम बन जाएगा। तो ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है कि लार्जर किसकी होती है इंटेस्टाइन और शॉर्ट किसकी होती है। तो शॉर्ट जो है मीट खाने वालों की होती है, बात याद रखना। तो हर्बीवोर और कॉर्निवोर में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिफरेंस। बाकी अब आपको पता है क्या करना है, आपको डीपीपी सॉल्व कर लेने इसके, क्योंकि वहां पे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने दे रखे हैं। अब देखो, जब हमारा केमिस्ट्री और फिजिक्स का पोर्शन जब चल रहा होता है तो वहां पे ना हम मतलब क्वेश्चन साथ साथ में करते हैं तो हमारी क्लैरिटी बढ़ते जाती है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हम साथ साथ करेंगे, हम आप जो डाउट्स आप बोलोगे ना वो मैं ले सकता हूँ। आप उसको ना ग्रुप में भेज देना, सेंड कर देना, एंड उसको हम वीडियो कॉल पे डाउट सॉल्व कर लेंगे। हमें तो पता है वीडियो कॉल पे डाउट सॉल्व हो जाता है। बाकी जो डीपीपी में क्वेश्चन है उसको आप गूगल पे सर्च करके देखा करो कि कहीं हो जाए तो सही रहेगा फिर एक तरह से। एंड आंसर खुद से लिखना सीखो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से ना एग्जाम में हर साल 5 से 6-7 नंबर मतलब आता ही है यहाँ से एग्जाम में। या तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से आ जाएगा, अभी तक अगर इतना भी आपने पढ़ लिया है ना तो आप पिछले एग्जाम के क्वेश्चन देखोगे ना तो उसको आप कर सकते हो, आधे से ज्यादा क्वेश्चंस को कर सकते हो। वैसे पूरी प्रोसेस अभी कंप्लीट नहीं हुई है पर फिर भी आप कर सकते हो। अब जो अगला जो एपिसोड है उसमें हम आगे बढ़ जाएंगे और भी चीजें देखेंगे। तो अभी आप मेरे को कमेंट करके बताना, देखो डीपीपी सॉल्व करनी है तो ठीक है, नोट्स भी देख लेना याद से कि नोट्स में कैसे लिखा, ऊपर ऊपर से देख लेना बेशक कोई बात नहीं, पर देखना जरूर। और मुझे कमेंट में ये बताना कि ये जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है मैंने बहुत ज्यादा अच्छे से पूरी कोशिश करी है पढ़ाने की, तो अगर मुझे कमेंट में जो बताना प्लीज कि आपको ह्यूमन डाइजेशन पढ़ाने का तरीका मेरा कैसा लगा, आपको समझ आया या नहीं, वो बताना कमेंट में मेरे को जरूर, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बाकी डीपीपी सॉल्व करना, पढ़ाई करना अच्छे से एकदम। थैंक यू वेरी मच।